हेलो दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहां मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट किए। लेकिन प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीरिया वाले अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये बैठे तो बस इत्तू से बंगले में है, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो बताओ 6 वर्सेस 135, बताओ किसकी जेब भारी होगी। इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप भी दे दे इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है। अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं इन बिजनेसमैन का पैसे और शौक से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शौक है सबसे ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से जिसका नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपये जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शेकदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क को एस्टाब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्दी इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनी को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सबके बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्री का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया गया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है, ना उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पब्लिक रहती है। यहाँ आप बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चोल में रहने आ गए और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यान में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यान के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों को इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 हजार करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्चून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरूभाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों का बिजनेस का तरीका काफी अलग था।
इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ शून्य हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7 लाख करोड़ हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की यानी दोनों की पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसकी तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक है, परंतु वही 135 से ज्यादा कंपनीज के सब्सिडरी होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। वेल, हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्किल, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो आपकी गुरुस्ती को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक है, और जब शेयर्स लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू ही बढ़ती है। इसीलिए सितंबर 2022 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वही अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनका ग्रुप का 66% पर शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी कई दिखते हैं। एक के खर्चे तो वही दूसरे के कम होते हैं चर्चे, क्योंकि पैसा तो बोलता है बोस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1,000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक यार्ड भी है जो स्पेशली सोलार ग्लास प्रूफ से बनाई गई है, जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे। इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइन कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड्स का होना पड़ेगा। इसलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटिलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वही अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा इनका टाटा हेल्थकेयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर मारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन हो, या स्पोर्ट्स, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन, या सोशल जस्टिस क्यों न हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उसे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वही दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है।
और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताएं, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट पे आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।